स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 2.2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर, पोजीशन और रोल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने सेमेस्टर 2 की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट को जो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सेकंड यूनिट का 2.2 आज कवर करेंगे और 2.1 को हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है, जिसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर हम पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने इंडियन पार्लियामेंट का कंपोजिशन, पावर और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को डिस्कस किया था। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर हमने 4 तरह के बिल को डिस्कस किया था, जिसके अंदर ऑर्डिनरी बिल आ गया, फाइनेंशियल बिल आ गया और हमारा जो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसीजर होता है उसको हमने डिस्कस किया था। पावर्स की अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट की, तो उसके अंदर हमने जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हैं, जुडिशियल पावर हैं और जो हमारी अलग-अलग तरह की पावर्स हैं उसको डिस्कस कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी थी, तो वो मैंने नहीं डिस्कस की थी, लेकिन आप उसको पढ़ लेना, जिसके अंदर वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया है। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को देखने को लगा जब मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद देखा था, ठीक है? तो आप उसको पढ़ लेना। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रेसिडेंट की पावर, पोजीशन और रोल को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ-साथ आपको ये बता दूँ कि अगर आपको इस बुक के या इस लेक्चर्स के नोट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया है। याद रहे, चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया है, ना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया है। तो वो आप वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको मटेरियल मिल सके। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं, कौन-कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट के साथ डील करते हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो 52 से लेके 78 तक आर्टिकल जितने भी हैं, जो कि पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करते हैं, ठीक है? तो अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो आपको याद होगा कि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है और जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपीज़ के साथ डील करता है। और याद रहे, जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है ना, उसी के नाम पे तो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कौन-कौन से मेंबर आते हैं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हमें देखने को मिलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं एंड जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो भी एक यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हमें देखने को मिलते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड जो फर्स्ट सिटीजन हमारे इंडिया के कहलाए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। वो एज अ सिंबल की तरह एक्ट करते हैं। जैसे यूनिटी का, इंटीग्रिटी का और सॉलिडारिटी का सिंबल हमें जो देखने को मिलता है वो प्रेसिडेंट के बीच हमें देखने को मिलता है। तो वो हमें दर्शाते हैं कि एक यूनिटी हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। और उसके बाद जो इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है या किस तरह से इलेक्शंस होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, वो किस तरह से होती है? नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, मतलब कि इनडायरेक्ट तरीके से प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है। जैसे हमारे एमएलएज़, एमपीज़ हो गए, उनकी डायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होती है, हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है? और इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जो इलेक्टोरल कॉलेज होंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हो गया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। इलेक्टेड मेंबर्स अगर की बात करें तो जितने भी मतलब दोनों हाउस जितने भी हैं पार्लियामेंट्स के, उनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों हाउसेस की बात करें तो एक हमारा आ गया राज्यसभा, एक हमारा आ गया लोकसभा, ठीक है? उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे किसके? जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, उनकी इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूनियन टेरिटरीज़ की, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और हमारा जेएंडके भी अभी एक लेजिस्लेटिव असेंबली उसको दे दी गई है। उसके इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अगर हम एक जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, बहुत सारे वहाँ पे एमएलएज़ हमें देखने को मिलते हैं और एमएलए जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी वोट वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें, तो एक स्टेट के अंदर एमएलए की वोट की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी कि इस प्रकार का जो फ़ॉर्मूला हमें दिया गया है, उसके तहत हमें निकाल सकते हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, जो स्टेट होगी उसकी टोटल पॉपुलेशन को ऊपर लिखना है, उसके नीचे हमें क्या लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, कौन एमएलए कितने हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसको लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 कर देना है। तो हमारे पास एक डेटा निकल के आ जाएगा जिसके अंदर हमें एक एमएलए की वोट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम एमपी के वोट की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो एमपी की वोट की वैल्यू है उसके लिए भी हमें एक फार्मूला दिया गया है, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि जो वोट वैल्यू निकली हुई है एक एमएलए की जितने भी स्टेट्स के अंदर, उसको हम ऊपर लिखेंगे
उसके नीचे हम लिखेंगे कि कितने मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, कौन, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने इलेक्टेड की बात कर रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं बात कर रहा है, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको नीचे मेंशन करेंगे, तो इससे हमें एक एमपी के वोट की वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है ना, आप इसको अगर आप एग्जाम के अंदर लिखोगे तो आप वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इक्वल टू ये जो नीचे लिखा गया है इसको आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसा सिस्टम फॉलो होता है, जिसके अंदर क्या इसका मतलब है कि वहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का हमें प्रावधान देखने को मिला है। उसके बाद जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, ओपन वोटिंग नहीं होती बल्कि एक सीक्रेट तरीके से होती है, एक पेज होता है वहाँ पे आप प्रेफरेंस देते हो। जैसे यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब पता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडिडेट है, दूसरा कैंडिडेट है और तीसरा कैंडिडेट है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो है मान लीजिए आप एक वोटर हो, एक इलेक्टेड मेंबर हो, मान लीजिए आप एमपी हो, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को वोट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रेफरेंस दे सकते हो। मान लीजिए आपका जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट खड़ा है वो फेवरेट है, तो आप इसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे दोगे। जो थर्ड नंबर पे खड़ा है उसको आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस दे दोगे। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि चलो ये सेकंड अगर नहीं जीतता है तो जो थर्ड नंबर पे होगा वो जीतना चाहिए, तो मतलब आपकी सेकंड प्रेफरेंस जो होगी वो थर्ड मेंबर को चली जाएगी, और जो फर्स्ट नंबर पे जो मेंबर खड़ा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उसके लिए आपकी थर्ड प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगी, या थर्ड प्रेफरेंस आप दे देते हो कि चलो अगर इनमें से कोई नहीं बनता तो ये चलो तीसरे नंबर पे आप इसको प्रेफरेंस दे देते हो। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो है वो प्रेफरेंस देके आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक कोटा कंप्लीट कर लेगा, एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो खड़ा हुआ कैंडिडेट है वो एक फिक्स्ड कोटा को सिक्योर कर लेता है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को एंजॉय करने लग जाएगा, जब मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया था, अब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अभी हमें देखना है कि जो सिक्योर्ड कोटा है वो कैसे निकलेगा, कैसे पता चलेगा कि कितना कोटा उसको एंजॉय करना है या कितना उसको फिक्स करना है अपनी इलेक्शन के अंदर विनिंग के लिए। तो यहाँ पे वो लिखता है कि द कोटा ऑफ वोट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। मतलब जो कोटा अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, जितने भी वोट पड़े हैं, ठीक है, जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उनको आपने डिवाइड करना है कि कितने कैंडिडेट खड़े हैं, प्लस उनके साथ एक एक जो है वो प्लस कर देना है, एक वर्ड को प्लस कर देना है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है ना इस फार्मूले के अंदर, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड प्लस 1 और नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड प्लस 1, इसको डिवाइड करके आपके पास जितनी वैल्यू आएगी वो आपका एक फिक्स्ड कोटा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ओथ एंड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, तो फर्स्ट जो है एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो उसकी एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद जो वो लोकसभा का मेंबर एक बार इलेक्ट हुआ होना चाहिए, और वो एक किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे कोई और पब्लिक अथॉरिटी हो, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। अगर उसने उसको इनमें से किसी भी ऑफिस को होल्ड करके रखा है, इसी किसी भी ऑफिस के अंदर उसकी जॉब है, तो उसको आप पहले उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखता है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनियन और गवर्नर एनी स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन एनी अदर स्टेट डीम्ड टू होल्ड, मतलब बोलता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो मान लीजिए एक सिटिंग प्रेसिडेंट है अभी है, ठीक है, तो अभी उसकी इलेक्शन होगी, मतलब उसका टेन्योर खत्म होने पे आ गया है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट हो गया, एक वाइस प्रेसिडेंट हो गया यूनियन का, या एक गवर्नर हो गया स्टेट का, मिनिस्टर हो गया यूनियन का या स्टेट का, अगर उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करके नहीं रखा है तो वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन उनकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, फर्दर जो नॉमिनेशन इसको आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे लिख लेना कि जो एवरी कैंडिडेट जो है उसको क्या करना है, मस्ट उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट, 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर हम एमएलए की बात करें तो मैं एक कैंडिडेट के साथ इलेक्शन के जब उसने अपना नामांकन किया था तो उस समय उसने भी अपना एक सिक्योरिटी फीस जो है वो डिपॉजिट की थी 10,000 की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को कितना करना पड़ता है, 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे रिजर्व बैंक के अंदर करना पड़ता है अगर उसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमें जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलती है। अगर हम ओथ की बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो कैसे कैसे क्या है, यहाँ पे जब वो प्रेसिडेंट ओथ ले रहा होता है तो उसको कौन कौन सी जैसे लाइनें हैं वो डिक्टेट करते हैं, जब वो बोलनी पड़ती है, तो वो कहता है कि बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद अब उसको अपना ऑफिस के अंदर एंटर करना है ना, उससे पहले क्या करेगा, वो ओथ लेगा, ठीक है, वो शपथ लेगा, और शपथ के अंदर वो क्या बोलेगा कि टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ठीक है, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ,
टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विसेज एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये 3 लाइनें प्रेसिडेंट जो है वो जब ओथ लेता है, जब वो शपथ लेता है, उस समय बोलता है कि मैं अपने ऑफिस को फेथफुली पूरे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा, चलाऊँगा, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफेंड करने की कोशिश करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा, बचाऊँगा, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूँगा मतलब करेगा वो, ठीक है? और अपने आप को डिवोट कर देगा किसके लिए? लोगों के वेल-बीइंग के लिए, लोगों को अच्छी सर्विसेज़ प्रदान करने के लिए। एंड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा उस समय वो प्रेसिडेंट से ओथ ली जाती है। एंड इन हिज एब्सेंस, अगर वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, वो एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट की ओथ को। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आल्सो अंडरटेक अ सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। तो जैसे प्रेसिडेंट की तरह प्रेसिडेंट है, अगर कोई ऐसा और बंदा है जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो वो भी वैसे ही ओथ लेगा जैसे प्रेसिडेंट ले रहा है। तो इस लाइन का ये मतलब है। उसके बाद अगर हम टर्म और इम्पीचमेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट की कितनी टर्म होती है, मतलब कितने साल वो ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट है उसको एंजॉय कर सकता है, और उसकी इम्पीचमेंट कैसे हो सकती है। तो प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है, एंड जब से वो अपने ऑफिस में एंटर करता है, एंड वो रिजाइन कर सकता है बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है ना, तो उसको एक लेटर लिखना पड़ेगा, किसको? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है? फर्दर ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर कंप्लीशन टर्म प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर मतलब प्रेसिडेंट को निकाला भी जा सकता है, कैसे? बिना उसकी टर्म को कंप्लीट किए एक प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है, उससे के थ्रू भी प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम चार्ज। प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को होल्ड करके रखेगा जब तक जो सेकंड प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आया है वो ऑफिस को होल्ड नहीं करता, तब तक वही पुराना जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे काम देखेगा। मान लीजिए जैसे इलेक्शन हुई, इलेक्शन होने के बाद तुरंत ही जो न्यू मेंबर है इलेक्टेड होके आया प्रेसिडेंट के लिए, वो ऑफिस में नहीं चला जाएगा ना, उससे थोड़ा टाइम तो लगेगा, कम से कम 10-15 दिन तो लगेगा। तो 10-15 दिन तक जो पिछला प्रेसिडेंट है वही काम करेगा, चाहे उसका कंप्लीशन ऑफ टर्म हो भी गई है, लेकिन फिर भी वो वहीं पे बैठेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं आ जाता है। ही आल्सो एलिजिबल फॉर इलेक्शन फॉर दैट ऑफिस, ही मे इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर जो प्रेसिडेंट है, अगर उसकी टर्म पूरी हो चुकी है, तो वो फिर से इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है, और वो कितने भी टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन सेट नहीं की गई है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट किस तरह से होती है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ही डिफाइन नहीं करता कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे आप उसको प्रेसिडेंट को इम्पीच करोगे। ये तो लिखा है कि वायलेशन के थ्रू, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तब आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हो, लेकिन वायलेशन किस तरह से होगा ये डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिटली, ठीक है? द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो इम्पीचमेंट के चार्ज होते हैं ना, मतलब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके अंदर इम्पीचमेंट का प्रोसेस वहाँ पे इनिशिएट जमा वहाँ पे चलाया जा सकता है। द चार्ज शुड बी साइन बाय 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है? मतलब जो चार्ज है, मान लीजिए कोई उसके ऊपर आरोप लगा है प्रेसिडेंट के ऊपर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, उसको 1/4 की सपोर्ट होनी चाहिए जब वो इनिशिएट किया जाएगा किसी भी हाउस के अंदर। एंड 14 डे नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट को पहले दिया जाएगा कि आपके खिलाफ एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो 14 डेज नोटिस उसको दिया जाएगा। आफ्टर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3। अब क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन चल रहा था वो पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ। जितनी भी मेंबरशिप है टोटल हाउस के अंदर, मान लीजिए अगर लोकसभा की बात हो रही है तो वहाँ पे 545 स्ट्रेंथ है, उतने उसके 2/3 अगर उसको पास कर देते हैं तो इट इज़ सेंट टू द अदर हाउस। अब दूसरे हाउस में भेजा जाएगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, कि जो लोकसभा के द्वारा दर्शाया गया है, जो आरोप लगाया गया है प्रेसिडेंट के ऊपर, क्या वो सही है क्या गलत है, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर टू रिप्रेजेंटेड इन सच इन्वेस्टिगेशन। एंड प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि उसके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके पास क्या है, पावर है, अभी वो अपने आप के लिए कोर्ट के अंदर लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? जब तक वो जो रेजोल्यूशन है फर्स्ट हाउस के अंदर है, सेकंड हाउस के अंदर चला गया है लेकिन अभी पास नहीं हुआ, तो उससे पहले वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, अपने लॉयर जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करवा सकता है। उसके बाद लिखते हैं कि इन द अदर हैंड आल्सो सस्टेन द चार्ज एंड फेज द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट व्हिच द रेजोल्यूशन इज पास्ड। अगर जो सेकंड हाउस है ना वो भी पास कर देता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ,
तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से उसको रिमूव कर दिया जाएगा और वहाँ पे एक वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे ना किस तरह से प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। क्या होगा कि किसी भी हाउस के अंदर वो इनिशिएट किया जा सकता है प्रोसेस को, रेजोल्यूशन को। जिस हाउस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसकी आपको 1/4 की सपोर्ट चाहिए एंड 14 डेज़ का नोटिस आपको प्रेसिडेंट को भेजना है। 14 डेज़ का नोटिस भेजने के बाद वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक पावर होती है कि पावर नहीं, मतलब उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो कर सकता है। अगर अगर समझ लो कि लोकसभा ने पास कर दिया 2/3 मेजोरिटी के साथ, अब राज्यसभा को भेजा जाएगा वो रेजोल्यूशन का, जो रेजोल्यूशन का डॉक्यूमेंट होगा, किसका, इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन होगा, वो सेकंड हाउस के अंदर भेजा जाएगा। अगर सेकंड हाउस भी 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पास कर देता है तो प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं। जैसे हमारे सब यूनिट के अंदर क्या दिया गया था कि प्रेसिडेंट की आपको पोजीशन को डिस्कस करना है, पावर को डिस्कस करना है और हमें रोल भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी हमने समझ लो पोजीशन को डिस्कस किया है, पावर्स को डिस्कस करने वाले हैं, फिर रोल को डिस्कस करेंगे। तो अब हम पावर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स आती हैं, जुडिशियल पावर्स आती हैं, फाइनेंशियल पावर्स आती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर्स एंड ऑर्डिनेंस इशू पावर जो है प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलती है। एग्जीक्यूटिव की पावर की बात करें तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो फॉर्मली, मतलब एज ए कानूनी, मतलब एज ए कागजी तौर पर बात करें तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें तो ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, एंड अदर मिनिस्टर द होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड ही अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड डिटरमाइन हिज रिम्यूनरेशन, मतलब उसका जो प्रोसेस होगा ना कि किस तरह से वो लेगा, क्या शपथ लेगा, वो सारी चीज़ें उसी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिफाइन की जाती हैं, डिटरमाइन की जाती हैं। अटॉर्नी जनरल होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है, जब तक प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन में है, तब तक ही जो अटॉर्नी जनरल है वो उस अपने ऑफिस का एंजॉय ले सकता है। एंड ही अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चेयरमैन की अगर बात करें, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, मतलब यूपीएससी की बात करें, गवर्नर्स की बात करें, स्टेट के चेयरमैन की बात करें, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की बात करें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के हमारे एग्जीक्यूटिव किस तरह से पावर हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है कि जो एससी एसटी क्लासेस हैं उनकी किस तरह से कंडीशन है, क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसको भी वो ये कर सकता है, कमीशन उनके लिए अपॉइंट कर सकता है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। तो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकता है, ताकि जो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, जो सरकार चल रही है, जिस तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ताकि वहाँ पे वो जाके प्रोसेसेस को देखें। तो ये हमारी आगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगर हम अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो वो समन कर सकता है किसको, पार्लियामेंट को, टू डिसॉल्व द लोकसभा। तो मतलब कि लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट समन कर सकता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के अंदर कौन से आते हैं, दोनों हाउस आ गए ना। लोकसभा के अंदर कौन होते हैं, जो सरकार बनाए होते हैं उनके मेंबर्स आते हैं लोकसभा के अंदर, तो उनको समन करेगा कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को, कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। ये किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। वो ये भी समन कर सकता है, उन दोनों को बुला सकता है कि आप एक जॉइंट सीटिंग करो, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की, एंड जो कि प्रिसाइड की जाएगी स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। तो इसके लिए भी वो बुला सकता है उनको, मतलब इसमें उसको जो जैसे ना बुलावा देने की पावर जो है वो प्रेसिडेंट को हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव पावर हमें देखने को मिलती है कि वो समन कर सकता है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। ये भी समन कर सकता है उनको कि आप एक जॉइंट सीटिंग बुलाओ दोनों हाउसेस की, और जिसको प्रिसाइड किया जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। एंड ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू द बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मैसेज भी भेज सकता है कि आपने ये बिल पेंडिंग क्यों रखा है, इसके अंदर कुछ प्रोसेस इनिशिएट करो, या तो पास करो या तो फेल करो। ठीक है, उसके बाद ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है उस दिन नहीं आए हैं, जब उनकी कोई मतलब इम्पीचमेंट हो गई है, जो उनको निकाल दिया गया है ऑफिस से, उस समय अगर वहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है लोकसभा के अंदर, तो वो किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। एंड सिमिलरली ही कैन आल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ राज्यसभा के अंदर भी वो मेंबर को अपॉइंट कर सकता है प्रिसाइडिंग के लिए, अगर वहाँ का चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन वहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होगा प्रोसीडिंग को देखने के लिए, उसको अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए फ्रॉम अमंगेस्ट, मतलब 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है ना, कि आपने देखा होगा कि जिसके अंदर, अगर हम लोकसभा की बात करें शायद वहाँ पे देखा होता है कि जो 12 मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं, राज्यसभा से किए जाते हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है,
किसके अंदर, लिटरेचर के अंदर, साइंस के अंदर, आर्ट के अंदर, सोशल सर्विसेज के अंदर, उन मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। ये पावर भी हमें प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलती है। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये पहले था लेकिन अभी नहीं है, लेकिन ये पावर जो थी वो भी प्रेसिडेंट के पास थी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे उनके 2 मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। एंड ही डिसाइड वन क्वेश्चन एज टू बी डिक्वालिफिकेशन, क्या लिखा है इसको छोड़ दो। एंड हिज प्रायर रिकमेंडेशन टू द परमिशन नीड द इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल बिल, मतलब यहाँ पर लिख रहा है कि जो प्रायर रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट के अंदर, तो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी पावर किसके हैंड में देखने को मिलती है, हमें प्रेसिडेंट के हैंड में देखने को मिलती है। बहुत सारी पावर्स होगी, अगर आप इनमें से किसी भी को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। बट ऐसा इतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में कहाँ ही लिखोगे इतना तुम। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करें तो फाइनेंशियल पावर हमारे पास कितनी तरह की आती है। जैसे यहाँ पे मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो परमिशन चाहिए होती है वो प्रेसिडेंट की चाहिए होती है। उसकी परमिशन के बिना प्रेसिडेंट जो मेंबर है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है मनी बिल को वो नहीं कर सकता। तो प्रेसिडेंट की हमें परमिशन चाहिए होती है पहले, तब जाके जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ही काज यहाँ पे ये भी छोड़ो, उसके बाद ये पढ़ो, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। जो ग्रांट होती है, जो पैसा दिया जाता है, वो भी किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर दिया जाता है, जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन अगर आती है तब जाके वो ग्रांट जो है वो रिलीज की जाएगी। एंड ये आ गई उसकी फाइनेंशियल पावर। इसमें से अगर आप पढ़ना चाहते हो इन पॉइंट्स को भी तो भी पढ़ लेना। जुडिशियल पावर्स की बात करें तो जुडिशियल पावर के अंदर क्या होता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट, ही कैन एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि लॉ के मामले में हो या कोई ऐसा फैक्ट के मामले में हो, तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। तो ये भी पावर हमें जुडिशियल पावर के अंदर देखने को मिलती है। उसके भी नीचे अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास जो मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें तो मिलिट्री पावर की बात करें तो वो जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कमांडर कहलाता है डिफेंस फोर्स का, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इन दैट कैपेसिटी ही अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी। उसके पास ये कैपेसिटी है कि जो आर्मी का चीफ होता है उसको वो अपॉइंट कर सकता है। एंड वो डिक्लेयर कर सकता है वॉर या तो पीस फॉर द टू सब्जेक्ट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये प्रेसिडेंट के हाथ में है कि जहाँ वो उसके हाथ में कि जहाँ तो वो प्रेसिडेंट जो है वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है या तो वो पीस जैसी स्ट्रेटजीज को भी अपना सकता है। तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री को किस दिशा में ले जाएगा। इसलिए हमने पढ़ा ना कि ही अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी। आर्मी के साथ वो नेवी के चीफ को भी अपॉइंट कर सकता है, एयरफोर्स के चीफ को भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलती है। अगर हम इमरजेंसी पावर्स की बात करें, इमरजेंसी पावर के अंदर 3 तरह की इमरजेंसीज आती हैं। ये तीनों जो है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही लगाई जा सकती हैं। जैसे अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें अंडर आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है। जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 एंड 365 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, इन सब की पावर भी जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही है। उसके बाद अगर हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 1 to 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि आप ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हो ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है उस समय आप जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। ये सारी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा उसको अफेक्ट में लाने के लिए उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर उसको सपोर्ट मिल जानी चाहिए। तो वो जो ऑर्डिनेंस इशू होते हैं वो एक टेम्पररी लॉज होते हैं, क्योंकि तब पार्लियामेंट जो है वो रिसेस में होती है, सेशन में नहीं होती है। तो उस समय जो लॉज बनाए जाते हैं, जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं, वो एक टेम्पररी लॉज होते हैं। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट जब सेशन में आती है तो उस समय उनको सपोर्ट मिल जाती है उन ऑर्डिनेंस को, तो वो लॉ जो है वो एक्ट बन जाते हैं। अगर नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये सारी उसकी पावर हमें देखने को मिलती है प्रेसिडेंट्स की। अब हम पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो पोजीशन के अंदर कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, पोजीशन के अंदर बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा यार। यहाँ पे रोल शायद मेंशन नहीं किया गया है। तो रोल के अंदर जैसे जो पावर्स हैं तो रोल्स के एक ही हो गया ना, कि जो पावर्स होंगी वही तो रोल है उसका। जैसे जुडिशियल पावर की बात करें तो जुडिशियल पावर के अंदर वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है ऑन द विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये रोल है ना, मेरे रोल भी देखने को मिल रहा है कि वो उसका रोल किसमें है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है। तो इसी तरह से जितनी पावर्स होंगी वो रोल्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। अब हम पोजीशन की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कंसिक्वेंटली द प्रेसिडेंट हैज बीन मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन अदर वर्ड द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और ये भी कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पावर्स को तब ही एक्सरसाइज करता है जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। समझ गए होंगे ना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है। और जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड है,
एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जिसके अंदर कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। तो वो कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। उन्हीं के इशारे पे जो है वो प्रेसिडेंट काम करते हैं, जो उन्हीं के इशारे पे जो है एडवाइस के ऊपर अपना फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी के पास पावर होती है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही। एंड द प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेम पोजीशन एज अ किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वैसे ब्रिटेन की बात करें, तो प्रेसिडेंट के पास पोजीशन जो होती है वो किंग की तरह ही होती है। एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ द स्टेट होता है लेकिन एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं होता, अगर हम ब्रिटेन की बात करें। एंड ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन नेशन को रूल नहीं करता, ठीक है। एंड ही इज अ सिंबल ऑफ अ नेशन। जो प्रेसिडेंट है ब्रिटेन के अंदर, जहाँ जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, वो नेशन मतलब एज अ सिंबल की तरह एक्ट करता है नेशन का। एंड हिज प्लेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ सर्मोनियल डिवाइस। सर्मोनियल डिवाइस की तरह, मतलब जब जब कोई सर्मोनियल इवेंट होता है तभी जाके प्रेसिडेंट को वहाँ पे बुलाया जाता है। एंड ही जनरली बोन टू एडवाइस ऑन हिज मिनिस्टर्स। उसको उस पे बांधा गया कि जो भी मिनिस्टर्स कहेंगे उन्हीं के बातों पे आपको काम करना है। ही कैन डू नथिंग कॉन्ट्ररी टू देयर एडवाइस नॉर डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस। वो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकता और उनके एडवाइस के अलावा भी कुछ नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कैन डिसमिस एनी सेक्रेटरी एट एनी टाइम। तो प्रेसिडेंट जो यूएस का है ना, उसके पास बहुत पावर है भाई, वो किसी भी सेक्रेटरी को डिसमिस कर सकता है किसी भी टाइम पे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन का है उसके पास कोई भी पावर नहीं है ऐसे जैसे हमें यूनाइटेड स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। सो लॉन्ग हिज मिनिस्टर कमांड अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। मतलब मेजोरिटी, जब तक मिनिस्टर की मेजोरिटी हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट के अंदर, तब तक प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, पर्टिकुलर रेफरेंस हैज टू बी मेड टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 53, 74 एंड 75। इन आर्टिकल्स के अंदर हमें पोजीशन हमें देखने को मिलती है अगर हम प्रेसिडेंट की पोजीशन की बात करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। यहाँ पे आर्टिकल मेंशन कर रहा है, जो आर्टिकल 53 है, तो वो कहता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो सारी प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलती है। वो एक्सरसाइज की जाती है उसके द्वारा डायरेक्टली और थ्रू ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो मतलब कह रहा है कि जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, वो सारी किसके हाथ हैं? प्रेसिडेंट के हाथ हैं। और वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने द्वारा भी डायरेक्टली, या जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो उसके नीचे ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करेगा, मतलब जब वो पावर्स को यूज़ करेगा या पावर्स का एंजॉय करेगा, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस ही काम करना है। एंड देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल जो 74 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसके अंदर पूछा जाता है। जो आर्टिकल 74 है वो कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। मतलब कि हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उन्हीं के एडवाइस के ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो काम कर सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो आर्टिकल 75 है वो कहता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। एंड जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमें 1976 के अंदर लाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे लाया गया था, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेसिडेंट है उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही काम करना है, उसको बाउंड कर दिया गया था, बांध दिया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे वही उसको प्रेसिडेंट को करना है बाय द। अगर हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो मतलब उसको एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी सुना होगा ना, कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे लाई गई थी, उसको एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशन उसके रिस्पॉन्स में आई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर आई, जबकि जनता पार्टी गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया कि टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। मतलब यहाँ पे लिख रहा है कि मोरारजी देसाई ऑथराइज्ड द प्रेसिडेंट टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। मतलब वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो उनके एडवाइस को कंसिडर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये यहाँ पे बताया गया। एंड हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। इन अदर वर्ड द प्रेसिडेंट में रिटर्न अ मैटर वंस फॉर रिकंसिडरेशन बाय हिज मिनिस्टर्स बट द रिकंसिडर एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। अब क्या होगा, जैसे एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को दी जाती है, तो वो उस एडवाइस को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। किसके पास? उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, उन प्राइम मिनिस्टर के पास, ताकि आप फिर से इसको देखो और फिर से भेजो। अगर अब जब प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इसको क्या कहते हैं, रिकंसिडर करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो उस समय उसके पास उसको वापस भेजने का कोई भी प्रावधान नहीं है, उसको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखता है कि जो क्या नाम है अपना, अक्टूबर 1997 की बात करें, द कैबिनेट रेकमेंड प्रेसिडेंट के आर नारायण टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। कैबिनेट ने रेकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल को लगा दीजिए। उस समय किसकी गवर्नमेंट हुआ करती थी?
जब प्रेसिडेंट के आर नारायण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? के आर नारायण थे। उनको कैबिनेट ने रिकमेंड किया कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आता है। तो इन उत्तर प्रदेश द प्रेसिडेंट रिटर्न इन दिस मैटर, यार इतना लिखने की जरूरत है नहीं आपको, तो पोजीशन आप यहाँ तक मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं जैसे बोल क्या रहा है कि द प्रेसिडेंट रिटर्न द मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। अब क्या होता है, जो के आर नारायण प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो रिकंसिडरेशन के लिए उस मैटर को वापस कैबिनेट के अंदर भेज देते हैं, एंड विच देन डिसाइड नॉट टू बी मूव अहेड इन दिस मैटर। तब ये डिसाइड किया जाएगा कि अब आपको इस मैटर को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। एंड हेंस द बीजेपी लेड गवर्नमेंट अंडर कल्याण सिंह वाज सेव्ड। मतलब सेव्ड का क्या मतलब है, जो छोड़ो यार क्या लिखा है। अगेन इन सितंबर 1998 प्रेसिडेंट जो थे के आर नारायण, वो रिटर्न करते हैं रिकमेंडेशन को ऑफ द कैबिनेट एंड सॉर्ट द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन बिहार, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की बात की गई थी बिहार के अंदर, उसको भी प्रेसिडेंट जो थे के आर नारायण वो रिटर्न कर देते हैं उनकी रिकमेंडेशन को कैबिनेट को, ठीक है। आफ्टर कपल ऑफ मंथ, कुछ मंथ बाद कैबिनेट फिर से एडवाइस देता है कि आप फिर से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, एंड इट वाज ओनली देन द प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज इन बिहार। अब जाके सेकंड टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अगर जो रिकंसिडरेशन के लिए जैसे प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो बिहार के अंदर, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो क्या कर सकता है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है कि आप फिर से रिकंसिडर करो। लेकिन फिर से रिकंसिडरेशन करने के बाद जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो वापस से फिर से वही एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। तो उस समय प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे बिहार के अंदर BIRHER, देखो मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे तब जाके जो बिहार के अंदर प्रेसिडेंट रूल जो था वो इम्पोज कर दिया गया। अगर हम फरवरी 1999 की बात करें तो दो द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन, द सेम सिचुएशन डायरेक्शन इन द वर्ल्ड, द प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज डायरेक्शन दैट विदाउट एडवाइस ऑफ मिनिस्टर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। बिना एडवाइस के प्रेसिडेंट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं वो बताया गया है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन नो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड वन प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर डाई सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर। जो बिना मतलब बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के जो प्रेसिडेंट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती है लोकसभा के अंदर, और तब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जा सकता है जब कोई पिछला प्राइम मिनिस्टर जो है वो सडनली उसकी डेथ हो जाती है और कोई भी सक्सेसर वहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, बिना किसी एडवाइस के वो ये सारे स्टेप्स जो है वो ले सकता है। क्या क्या पावर है उसके पास कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है जब कोई भी पार्टी जो है मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकती लोकसभा के अंदर, उस समय प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी का जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है। एंड डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैनॉट प्रूव इट्स कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको डिसॉल्व किया जा सकता है, उनको डिसमिसल किया जा सकता है अगर वो कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं लोकसभा के अंदर, जब वो अपनी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाते हैं, जो मेजोरिटी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस किया जा सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास हमें देखने को मिलती है। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैड लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, यही बात आ गई कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अपनी मेजोरिटी को लॉस कर देते हैं, अपनी मेजोरिटी से वो पीछे हट जाते हैं, तो उस समय लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स की बात की गई है। जैसे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1952 तक। अब हमारे जो लास्ट प्रेसिडेंट हैं वो हैं 18 नंबर पे द्रौपदी मुर्मू, जो कि 25 जुलाई 2022 को इलेक्ट की गई थी और अभी तक वही चल रही हैं, ठीक है। तो ये आती है हमारे प्रेसिडेंट का कंप्लीट होता है। इसी के साथ अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी पावर पोजीशन एंड रोल को डिस्कस करेंगे। मैं ये बता दूं आपको कि जो आपके सेकंड सेम के अंदर पॉलिटिकल साइंस है ना, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको आप अच्छे से पढ़ के रखना, क्योंकि यही चीज़ जो है वो आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी पढ़ने के लिए। यहाँ जो आपने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़े होंगे, यही सेम कंसेप्ट आपको एग्जाम के अंदर जब आप प्रिपरेशन करोगे तभी आपको ये मददगार साबित होंगे। तो शुक्रिया आपको मेरे साथ यहाँ तक रहने के लिए, यहाँ तक पढ़ने के लिए। तब तक आप पढ़ते रहे और अगला लेक्चर जो है वो जल्द ही आपके पास पहुँच जाएगा।